Let's study with education only. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन मेलन के ब्रांड न्यू पॉलिटी कोर्स में, जहां हम आज अलग अलग टॉपिक्स देख रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सो वी विल स्टडी अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में क्या क्या है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज़ पार्ट 1, कि पार्ट 1 में यूनियन टेरिटरीज के बारे में आपको बताया गया है। एंड पार्ट ऑफ 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। और आर्टिकल नंबर कौन से हैं? 1 to 4। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। दैट इज़ पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक में यूनियन और इट्स टेरिटरीज के बारे में दिया हुआ है। तो एक एक आर्टिकल आप समझते हैं कि किस किस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 1, इसके अंदर क्या है? बेसिकली नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो इसके 3 सब क्लॉज हैं अलग से। तो सबसे पहले ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? भारत। तो अगर आपसे कॉन्स्टिट्यूशन में पूछे कि इंडिया को क्या बोला जा रहा है तो इट इज़ भारत। और उसके अलावा अगर इंग्लिश में हम देखें तो इट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, तो ये भारत एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को मेंशन किया गया है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कंट्री के 2 नाम रखे गए हैं, 1 इज़ भारत एंड सेकेंड इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। द यूज़ ऑफ द टर्म यूनियन इंस्टेड ऑफ फेडरेशन, इसका क्या मतलब है? इससे हमें 2 बातें पता चलती हैं क्लियरली। द फर्स्ट इज दैट इट इज़ द इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ द यूनियन। दिस वर्ड यू विल कीप रिमेंबर, इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर की मतलब हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, हम तोड़ नहीं सकते हमारे यूनियन को। यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। एंड सेकेंड इज कि स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो सिसीड कर सके, मतलब वो छोड़ सकती हैं, उनका मन है तो वो इंडिया के साथ रहे, नहीं मन है तो नहीं रहे, ऐसा कोई भी राइट स्टेट्स के पास नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें 2 बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। एंड द सेकेंड, आर्टिकल 1 का जो सेकेंड सब क्लॉज है उसके अंदर यही लिखा है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट शेड्यूल में लिखी होंगी। ये तो हमने जब शेड्यूल पढ़ा था हमने पढ़ा था कि फर्स्ट शेड्यूल में नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन लिखा हुआ है। देन थर्ड क्लॉज इज टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या होगा? टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, देन यूनियन टेरिटरीज एंड दैट एनी टेरिटरी जिसको हम कभी भी एक्वायर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ये ध्यान रखें, टेरिटरीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट आर्टिकल सेकेंड में क्या है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। जो नई स्टेट्स हैं उनको एडमिशन करना या इंडिया की जो भी बाउंड्री लाइन है उसके अंदर डालना, उससे एसोसिएटेड कुछ कुछ प्रोविजंस जो है वो आर्टिकल 2 में लिखे गए हैं। ठीक है, तो प्रोविजंस क्या है कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू एडमिट और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। दिस इज़ द की वर्ड, ये ध्यान रखेंगे, न्यू स्टेट्स। कि आर्टिकल 2 में हम नई स्टेट्स लेके आते हैं और आर्टिकल 3 में हम क्या करते हैं, अभी हम आगे देखेंगे कि जो पुरानी स्टेट्स हैं ऑलरेडी उनकी बाउंड्री करनी है, एरिया कम करना है, ज़्यादा करना है, वो सारी चीज़ें हम आर्टिकल 3 में कंसिडर करते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये चीज़ें। ठीक है, इसमें यहाँ कुछ की डिफरेंस के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एडमिशन में और इस्टेब्लिशमेंट में क्या डिफरेंस है। एडमिशन इज ज्वाइनिंग एन एग्जिस्टिंग स्टेट, की कोई भी एक एग्जिस्टिंग स्टेट है वो ऑलरेडी ज्वाइन कर रही है, जैसे कि सिक्किम ने ज्वाइन किया था 1975 में। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट क्या हो जाता है? इस्टेब्लिशमेंट इज फॉर्मिंग अ न्यू स्टेट फ्रॉम अ न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी। फॉर्मिंग अ न्यू स्टेट फ्रॉम अ न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। गोवा वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1987 एज अ स्टेट आफ्टर बीइंग अ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद 1987 में हमने उसको स्टेट बनाया। और पौंडुचेरी को हमने फ्रेंच के सेशन से मतलब कब्जे से हमने बाहर निकाला था और उसके बाद हमने इसको 1961 में आई गेस हमने ऐड किया था। ठीक है, देन आर्टिकल 3 इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज। ध्यान रखेंगे, इसमें क्या है कि यहाँ पे कोई भी नई स्टेट बना रहे हो, पुरानी स्टेट से ऑलरेडी कोई 2 स्टेट्स हैं उनको मिला जुला के आप नई स्टेट बना रहे हो, या कोई भी इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो किसी भी स्टेट का, ऑल्टर कर रहे हो बाउंड्रीज या नेम किसी भी स्टेट के,
तो इसको आप याद करने के लिए एक कोई शॉर्टकट ट्रिक ऐसे भी याद रख सकते हैं, फिदा। क्या है फिदा? एफ से यू आर फॉर्मिंग अ न्यू स्टेट, दिस, देन आई से यू आर इंक्रीजिंग, देन डी से यू आर डिक्रीजिंग, एंड देन ए से 1A गोज फॉर कि आप ऑल्टर कर रहे हैं बाउंड्रीज को, एंड सेकेंड इज आप कोई नेम ऑल्टर कर रहे हैं किसी स्टेट का। तो ये 5 तरीके हैं जिससे कि आप जब स्टेट्स को चेंज कर रहे हैं तो वो आप आर्टिकल 3 के अंदर चेंज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप इस ट्रिक से अब आसानी से ध्यान रख सकेंगे कि आर्टिकल 3 में क्या है, फिदा। देन कुछ इसकी प्रोसीजर भी होती है कि किस तरीके से आप नई स्टेट्स को ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं, वो भी आइए हम देखते हैं। अ बिल फॉर द अबव चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन पार्लियामेंट। रिमेंबर, ध्यान रखेंगे ये कीवर्ड्स कि आप सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में ही इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एंड दैट टू प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेने के बाद। Before giving the recommendation, the president must refer the bill to the legislature of the concerned state। जिस भी स्टेट में वो बिल जा रहा है उस स्टेट की लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट को रेफर जरूर करना है। हाउएवर स्टेट उस पर अपने व्यू देगा कुछ स्पेसिफिक टाइम, जो भी वो स्पेसिफिक टाइम देंगे, पर उन व्यूज़ को मानना है या नहीं मानना है वो पूरे तरीके से पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है। दैट मीन्स देयर व्यूज़, देयर ओपिनियंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। ओके, सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रोसीजर क्या है क्या नहीं है। देन आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 में क्या है, आर्टिकल 4 में स्पेसिफिकली लिखा है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 दे आर कंसिडर्ड ऑर्डिनरी लॉज। रिमेंबर, ऑर्डिनरी लॉज का मतलब क्या है कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कंसिडर नहीं किए जाएंगे, बल्कि इनको ऑर्डिनरी लॉज के थ्रू ही माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल 368। तो ये माना जाता है कि जो भी ये यूनियन और इट्स टेरिटरी के आर्टिकल्स होते हैं दे आर आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 368, क्योंकि आर्टिकल 368 इज फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा अभी तक। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक इसका इम्पॉर्टेंट केस है वो समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज बेरूबारी यूनियन केस। व्हाट इज 1960 में आया था। इस केस में क्या था बेसिकली कि पाकिस्तान की कुछ टेरिटरीज थी जो हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे पाकिस्तान को, लेकिन हम उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। मतलब जब हमने किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी कि यू कैन नॉट ट्रांसफ़र एनी टेरिटरी टू एनी कंट्री विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अगर आपको किसी बाहर वाली कंट्री को, मतलब अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया में ही आंध्र प्रदेश से जैसे हमने तेलंगाना निकाल के बनाई, तो उसके लिए हमें कुछ अलग से एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कोई एरिया, जैसे कोई भी स्पेसिफिक एरिया इंडिया का है, वो अगर हम आउटसाइड इंडिया भेज रहे हैं तो हमें उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना कंपलसरी है। हाउएवर उल्टे करते हुए कंपलसरी नहीं है कि जब हम पार्लियामेंट से कोई टेरिटरी अपने अंदर ऐड कर रहे हैं तो वी डोंट नीड टू डू एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पर जब आप पाकिस्तान से या किसी बाहर की टेरिटरी से भेज रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट करना ज़रूरी है। दैट इज़ गिवन बाय बेरूबारी यूनियन केस। तो इस केस को ध्यान रखेंगे कि इंडिया के पास इंडिया टेरिटरी अपनी टेरिटरी छोड़ सकता है कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ओके, देन आइए समझते हैं कि हमने स्टेट्स को कैसे रीऑर्गेनाइज किया, किस तरीके से स्टेट्स बनी, क्या हुआ। तो सबसे पहले इसमें धार कमीशन आई थी 1948 में। इसको हेड किसने किया था, एस.के. धार ने। क्या इन्होंने रिकमेंड किया, इन्होंने रिकमेंड किया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नॉट लैंग्वेज। कि बेसिकली उस टाइम पे क्या हो रहा था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा चल रहा था कि आपको लिंग्विस्टिक बेसिस पे सारी कंट्रीज़ को अलग करना है, और जो अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं उन सारी स्टेट्स को अलग कर दीजिए। तो ये बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये खतरा भी था कि नेशन में बहुत ज़्यादा डिसयूनिटी हो जाएगी हमारा, क्योंकि डाइवर्सिफाइड कंट्री है हमारी, तो वो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे।
इस वजह से बहुत स्ट्रेस था, तो कन्फ्यूजन थी कि करना क्या है। तो सबसे पहले हमने धार कमीशन अपॉइंट किया था। तो उन्होंने यही रिकमेंड किया कि एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से आपको लग रहा है कि आपको स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से आपको नहीं इन्हें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स को इन्होंने प्रॉपरली रिजेक्ट किया था, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट उसके बाद लेकिन फिर भी ये बात तो रुकी नहीं। देन जेवीपी कमेटी जिसके मेंबर्स थे यही नाम से जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड देन पत्ता भाई सीतारामा, ठीक है, ये 3 मेंबर्स थे। इन्होंने भी यही किया कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। पर आंध्रा में बहुत ज़्यादा उस टाइम पे चल रहा था और लिटरली वहाँ पे फास्ट एंड टू डेथ वगैरह ये सब चीज़ें होने लगी थी, तो पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उन्होंने आंध्र प्रदेश को एक अलग लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बना दिया था। और वो कब बनाया था? 1953 में, ठीक है। देन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, कौन सी कमेटी की बेसिस पे? देन फैजल अली कमीशन 1953 में एक और बनाई गई, जिसके बेसिस पे कि ये इसके अंदर 3 मेंबर्स थे, फैजल अली, KM पन्निकर और HN कुंजरू, और ये फैजल अली इसके चेयरमैन थे। और इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी उसके बेसिस पे इन्होंने बोला था कि लैंग्वेज को इन्होंने बेसिकली क्या किया था, दे एक्सेप्टेड languages to be the basis of reorganization of states. ओके, हालांकि उन्होंने वन लैंग्वेज वन स्टेट की जो थ्योरी थी कि एक लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट बननी चाहिए, इस थ्योरी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको क्या याद रखना है? आपको 3 कमेटीज याद रखनी है। द फर्स्ट वन इज धार कमीशन 1948 में बनी। देन जेवीपी कमेटी जो कि 1949 में जनरली हम बोल लेते हैं कि बनी। एंड देन फैजल अली कमीशन बना, जिसको कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, इसी को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बनाया कब? 1953 में। एंड देन इसके बेसिस पे हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बनाया। देन उसके बाद हमने इंटीग्रेशन किया स्टेट्स का। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने कब कब इंटीग्रेट किया। तो सबसे पहले हमें पता है कि कश्मीर को हमने किस तरीके से किया था, हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करा के कश्मीर को अपना किया था। और कौन से ईयर में किया था? दैट इज इन 1947। तो ये ध्यान रखेंगे। देन उसके बाद हमने हैदराबाद को किया था ऑपरेशन पोलो। ये ऑपरेशन पोलो के अंडर हमने हैदराबाद को किया था, एंड दैट टू बाय व्हाट? पुलिस एक्शन। कौन से ईयर में? 1948 में, ठीक है। देन अभी अभी हमने देखा ही था, आंध्रा को हमने किस बेसिस पे किया था? लिंग्विस्टिक बेसिस पे। कब? 1953 में। देन नेक्स्ट हमने पौंडुचेरी को एक्वायर किया था। एक्वायर टेरिटरी हमने पौंडुचेरी को बनाया था। पौंडुचेरी को हमने एक्वायर टेरिटरी बनाया था। इट इज एक्वायर्ड टेरिटरी, दैट इज इन 1954। तो आई गेस मैंने पीछे आपको 1961 बताया था। मेक श्योर टू करेक्ट इट, इट्स नॉट 1961, इट इज 1954। ओके, देन पौंडुचेरी के बाद हमने कुछ कुछ और स्टेट्स भी बनाई थी, जैसे कि महाराष्ट्र एंड गुजरात। गुजरात से को जो है 15th स्टेट बनाया गया था।
विच इज़ बेसिकली ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस हमने इनको अलग किया था 1960 में, ठीक है। देन गोवा, दमन एंड दीव को भी हमने 1961 में पुलिस एक्शन से लिया था। पर यहाँ पर अब हम थोड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स देखेंगे, ताकि क्योंकि हर एक चीज़ तो याद रखना आपके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होगा। तो हम गुजरात से स्टार्ट कर रहे हैं। गुजरात 15 स्टेट बनाई हमने। कब बनाई? ये हमने अलग की है 1960 में। देन गुजरात के बाद जो इम्पॉर्टेंट स्टेट अलग हुई है दैट इज़ नागालैंड। नागालैंड इज 16 स्टेट, जिसको कि हमने आसाम में से अलग किया था। आसाम से अलग करके हमने इसको 16 स्टेट बनाया था एंड दैट इज़ ऑन 1963। देन नागालैंड के बाद हरियाणा, ये हमें पता है पंजाब से हमने अलग की थी एंड दैट इज़ 17 स्टेट। कहाँ से अलग की थी हमने? ये पंजाब से। इन विच ईयर? 1966, 1 नवंबर 1966 टू बी स्पेसिफिक। देन नेक्स्ट स्टेट हमने जो बनाई थी दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। 18 स्टेट बनी थी 1971 में, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से इसके बाद हमारे जो इंटीग्रेशन में मेन कंट्रीज़ आने लगी थी वो आई थी नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज़। देन 1972 में 19th कंट्री बनी थी कौन सी? सॉरी 19th स्टेट बनी थी कौन सी? मणिपुर। देन 20th स्टेट बनी थी कौन सी? इट इज त्रिपुरा, ठीक है। देन 21st बनी थी मेघालय एंड देन 22nd बनी थी मिजोरम, ठीक है। नहीं, मिज़ोरम को हमने 22nd नहीं बनाया था, मिज़ोरम को हमने यूटी बनाया था उस टाइम पे। और 22nd जो हमने बनाई थी दैट इज सिक्किम 1975 में, ठीक है। एंड दिस इज हमने इसको अलग से 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से स्पेशल फीचर्स डाले थे जो बाद में हमने हटा भी दिए थे। देन नेक्स्ट इज 22nd तक हम स्टेट कर चुके हैं। देन 23rd जो मिज़ोरम हमने यूटी बनाई थी, अब हमने उसे स्टेट बना दिया था। कौन से ईयर में? 1987 में। देन एपी हमारी कंट्री बन गई। दिस एपी रिमेंबर अरुणाचल, ओके। दिस इज 24th स्टेट बनी हमारी एंड ये भी 1987 में ही बनी थी। एंड देन गोवा जो कि बनी है 25th स्टेट एंड दैट इज ऑल्सो इन 1987। देन 2000 में छत्तीसगढ़, इट इज छत्तीसगढ़ जो कि एमपी में से हमने निकाली थी, आउट ऑफ एमपी। 26th स्टेट हमने बनाई थी। देन 27 एंड 28 आर उत्तराखंड, दिस इज 27th एंड देन झारखंड, दिस इज 28th। दिस यूके हमने किस में से निकाली थी? यूपी में से एंड दिस इज फ्रॉम बिहार। एंड देन 2014 में, ये तो ऑलमोस्ट आई गेस सबको पता ही होगा, इट्स तेलंगाना। कहाँ से निकाली है? आंध्रा में से, ठीक है। एंड दिस इज 29th स्टेट। उसके बाद 2019 में हमने जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इनको हमने यूटी बना दिया था आफ्टर फ्रॉम द स्टेट, जो स्टेट का स्टेटस था जम्मू कश्मीर के पास, वहाँ से, ठीक है।
तो दिस इज समवट इम्पॉर्टेंट। आई नो थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल है, और क्योंकि ये फैक्चुअल है इसीलिए मैंने आपको लिख के याद कराया है। मैंने डायरेक्ट आपकी कोई पीपीटी नहीं डाली, क्योंकि आई नो सीधा पीपीटी डालती तो शायद और डिफ़िकल्ट होता आपको याद रखना। तो आई होप आपने मेरे साथ साथ लिखा होगा, याद किया होगा अपने नोट्स में, तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। एक बार और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट यहाँ से कुछ चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हैं। सबसे मेन जैसे हमारा गुजरात था, देखिए इसकी हम ट्रिक भी बना सकते हैं यहाँ पे। क्या? गुनाह करके कोई भी ट्रिक, जैसे कि GU से गुजरात, NA से नागालैंड, H से हरियाणा एंड देन हिमाचल प्रदेश। तो ये गुनाह करके एंड देन गुनाही, कुछ भी इस तरीके से। अगर इतना भी याद रहे तो आपको शुरुआत की स्टेट्स अगर याद रहेंगी तो भी आप काफ़ी एलिमिनेट कर पाएंगे और वो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले गुजरात, देन नागालैंड एंड देन हरियाणा एंड देन हिमाचल प्रदेश। देन उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स बनी उसमें आप पहली स्टेट भी याद रखेंगे तो आई थिंक दैट विल ऑल्सो हेल्प यू कि सबसे पहली कौन सी बनी है? मणिपुर, देन त्रिपुरा, देन मेघालय एंड देन सिक्किम। और फिर ये देखिए Z वाली जो मिजोरम है ये ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा, हालांकि अरुणाचल इसके बाद बनी है पर अरुणाचल सबसे ऊपर है, तो उसको थोड़ा सा इस तरीके से कंसिडर करके कि ये Z वाली है ये बाद में ही बनी है, शुरुआत में ये मणिपुर A वाली जो है ये बनी है। इस तरीके से थोड़ा बहुत अगर आपको याद रहेगा तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे एंड दैट विल बी हेल्पफुल। ये लास्ट वाली तो आपको याद ही है, 2000 में 3 बनी है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड एंड देन 2014 एंड 19, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, तो आई होप आपको याद रह पाएगा। थोड़ा सा फैक्चुअल है पर आई होप इट विल हेल्प यू टू लर्न सम थिंग्स। आइए कुछ थोड़े से PYQs देखते हैं ताकि हमें भी पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑन व्हाट बेसिस वर इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड इन 1956? 1956 में अभी हमने देखा क्या आया था? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 का। किस बेसिस पे हमने इंडियन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया था? इकोनॉमिक जोन्स? नहीं। लिंग्विस्टिक बेसिस? यस। ठीक है। देन नेक्स्ट, हु वाज द हेड ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? कमीशन कब आया था? ध्यान रखेंगे कमीशन आया था 1953 में एंड देन जो इसका एक्ट बन गया था दैट केम इनटू 1956। कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका हेड कौन था? इट वाज फैजल अली। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया? सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सी बनी थी 1953 में? आंध्र प्रदेश। देन गुजरात 15th स्टेट थी, अभी हमने पढ़ा, कौन से ईयर में बनी थी? इट इज़ इन 1960। और महाराष्ट्र और कर्नाटका तो ऐसा स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनी ही नहीं है। अंडर विच आर्टिकल कैन पार्लियामेंट ऑल्टर द नेम ऑफ स्टेट? हम एक स्टेट का नाम ऑल्टर कौन से आर्टिकल से कर सकते हैं? हमने पढ़ा था आर्टिकल 3 में फिदा, जिसमें 1A वॉज ऑल्टर द बाउंड्रीज एंड 2A वॉज ऑल्टर द नेम ऑफ अ स्टेट। तो दिस नेम ऑफ द स्टेट किससे हो रहा है? आर्टिकल नंबर 3 से। ठीक है। विच आर्टिकल डील्स विद द एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स? नई स्टेट्स कौन से आर्टिकल से आ रही हैं? दैट इज आर्टिकल नंबर 2। हमने पढ़ा था ना पुरानी स्टेट्स में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, दैट इज अंडर आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 2 इज नई स्टेट्स ला रहे हैं। आर्टिकल 1 इज यूनियन एंड टेरिटरीज के नाम लिखे हैं एंड आर्टिकल 4 में तो स्पेसिफिकली लिखा है कि 2 और 3 आर्टिकल्स जो हैं वो ऑर्डिनरी लॉ की तरह ही चेंज होंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, आपने देखा होगा किस किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय।